अच्छा, ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, मैं किसान आंदोलन में सीधे सीधे आपके पास आता हूँ। तो इसमें एमएसपी की मांग हो रही है। अब एमएसपी है क्या? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया था स्वामीनाथन रिपोर्ट से। एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया। शास्त्री गवर्नमेंट थी उस समय, लाल बहादुर शास्त्री जी की। देश अकाल भुखमरी से जूझ रहा था, पैदावार बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, हम लोगों के ऊपर निर्भर थे। अमेरिका से चीज़ें मंगाते थे, गेहूँ अमेरिका से आता था, और गेहूँ किस क्वालिटी का आता था? जो वहाँ के सुअर लोग खाते थे, मतलब वो हमें भेजते थे वो। तो इससे तंग आके जो है शास्त्री जी ने पहले तो व्रत के लिए कहा लोगों से, लोगों ने उसको भी फॉलो किया, क्योंकि राजा जब अच्छा होता है और राजा जब पब्लिक के हित में काम करता है तो राजा का सपोर्ट पब्लिक करती है। और स्वामीनाथन जी ने इसके बारे में, तो उन्होंने एक एमएसपी कहा कि किसानों को फसल जो उगाते हैं उसको एमएसपी दिया जाए। अब एमएसपी है क्या? एमएसपी है कि टोटल आपकी जो भी लागत आती है उसका 50% मूल्य। जैसे अब टोटल लागत में है क्या? C2 प्लस 50%। अब C2 में है क्या? C2 में है एक तो A2 है, A2 में है नकदी खर्च, जो बीज में, खाद में, ईंधन में, सिंचाई में, केमिकल्स में और मजदूरी में, रेंट पे लेते हो वो भी। और दूसरा है FL। FL क्या है? FL वो जब खेती करता है, घर का आदमी भी इन्वॉल्व होता है उसमें ना, घर का आदमी भी सहयोग करता है ना। मान लो वो कोई खेत पे काम कर रहा है तो उसको खेत के साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे सब सहयोग करते हैं, वो भी एक लागत आती है। तो ऐसे मिला के उन्होंने कहा नकदी और गैर नकदी, जो आप देख नहीं सकते, लीज, रेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बनती है C2। इसका 50%, या C2 मान लो 100 रुपये बनी तो 50% 150 रुपये, या 12 रुपये बनी 50% 18 रुपये पे वो होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो अब इसमें है क्या प्रॉब्लम? कहाँ है प्रॉब्लम? इसमें ऐसे हुई कि अगर हम एमएसपी देते हैं पूरी फसल पर, 23 फसल हैं इसमें, अलग अलग किस्म की 23 फसलें हैं एमएसपी के अंदर, जिस पे गवर्नमेंट कहती है हम एमएसपी देंगे। लेकिन वो जब कानून बना देगी इसको, तो फिर होगा क्या? या तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट किसानों से ख़रीदना पड़ेगा, जो किसी भी हिसाब से फिजिबल नहीं है, ना फिजिकली है और ना प्रैक्टिकली है। ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट खरीदेगी तो गवर्नमेंट को स्टोर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टोर करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को अपने खाद स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, स्टोर्स बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, फिर दूसरा सड़ना गलना, ये होना वो होना, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट तो ख़रीद नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट को फिर दूसरे तरफ से अगर इसको लागू किया जाए तो दूसरा एक तरीका और है। 3 मेथड हैं एक्चुअली इसमें। दूसरा मेथड ये है कि जो वायर्स हैं मार्केट में बैठे हुए हैं, जैसे गन्ना के लिए होता है, मिलें जो बैठी हुई हैं वो उस रेट पे ख़रीदें जो एमएसपी है गवर्नमेंट ने तय करी है।
लेकिन उसमें एक लॉ चाहिए है कि फसल का भुगतान टाइम पे नहीं हो पाता है, प्रोडक्टिविटी कभी कभी घट जाती है तो लोग दे नहीं पाते हैं। तीसरा एक चीज़ और है, तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट में एक निश्चित कर दिया जाए, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर हर चीज़ एमएसपी पे खरीदी जाने लगेगी तो खाद्यान्न में इन्फ्लेमेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज जो 18 रुपए का गेहूँ गवर्नमेंट खरीद रही है, 2275 शायद गेहूँ खरीद रही है इस समय, वो आप देखो तो आपको मार्केट में 30 रुपए पड़ता है, 40 रुपए पड़ता है। आटा जब उसका आता है तो वही पड़ता है। अगर हर चीज़ एमएसपी पे खरीद ली जाए तो जिस तरह से आटा है, ये है, उसी हिसाब से सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उचित वो है नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने का चक्कर है। तीसरा एक और है, थर्ड ऑप्शन ये है कि पीडीपी, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट, दिया जाए। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक रेट निर्धारित करे, उस रेट पे वो लिए जाएं, खाद्यान्न लिए जाएं, और खाद्यान्न देने के बाद वो रसीद जब किसान लेके गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट जो भी बीच में रेट में डिफरेंस होगा वो रेट डिफरेंस उसको दे देगी। ये हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये योजनाएं किसी गवर्नमेंट ने कभी चालू ना की हों या किसी ने इसके बारे में सोचा ना हो। इसके बारे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सोचा था, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक लाई थी, इसमें था भावांतर भुगतान योजना के तहत लागू किया गया था इस चीज़ को। उसके बाद इसमें एक हरियाणा गवर्नमेंट भी लाई थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी लागू किया था। इसको कहा था भावांतर भरपाई योजना के तहत। इसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हम जो देंगे वो किन फसलों पे देंगे। तो इसमें मूंगफली थी, चना था, मूंग था, 16 सब्जियां थीं और 3 फल थे, ये सारी चीज़ें थीं। तो इन पे उसने लागू करने के लिए कहा था और इससे पेमेंट किए भी गए। उसमें था क्या, एक पोर्टल बना दिया गया था, मेरा फार्म मेरा ब्यौरा के नाम से। तो उस पर किसान अपना डाले और किसान जो भी चीज़ें डालता है गवर्नमेंट जिस हिसाब से करती है उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा मनी पेड हो जाएगी। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, ये भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। चक्कर क्या है, चक्कर ये जो कृषि का क्षेत्र है ये केंद्र की सूची का विषय है और राज्य की सूची का विषय भी है। राज्य गवर्नमेंट रेट तय कर सकती है, लेकिन राज्य गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आके जो है केंद्र पे डिपेंड हो जाती है, केंद्र से कर्ज लेती है। और जब केंद्र से कर्ज लिया जाएगा तो केंद्र बाहर से कर्ज लेगी। अगर केंद्र बाहर से कर्ज लेगी तो फिर वही आप कहते हो कि डेफिसिट होती है। अब आप इस तरह से सोचिए कि अगर हम सारी फसलों पे ये देने लगते हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि आज हमारी जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, वो 6.1 के आसपास है, 6.1%। 100 रुपये में 6 रुपये का मुझे घाटा होता है जो मैं दूसरों से कर्ज लेता हूँ। और अगर कृषि पे दे दिया जाए, सारी कृषियों पे दे दिया जाए तो ये करीब 86 हो जाएगा।
तो मेरे भाई 86% जब महंगाई बढ़ जाएगी, सारी चीज़ें 86% के हिसाब से बढ़ जाएंगी, तो देश कहाँ जाएगा? आपके देश का जीडीपी अगर देखा जाए तो जीडीपी है इस समय 45 लाख करोड़ रुपए, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो अब जब इतना जीडीपी है आपका, अब आप आइए एमएसपी पे। अगर किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी ही गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट कहती है करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च हमारे ऊपर एक्स्ट्रा आने वाला है, 11,000 करोड़ का। फिर किसानों की एक मांग ये भी है कि मनरेगा को 200 दिन कंपलसरी किया जाए और उस पर 700 रुपये रेट दिए जाएं हर आदमी को, मतलब उन फार्मर्स को। तो अगर मैं ये मानूं कि इस देश में 15 करोड़ करीब मजदूर वो है, किसान है, 15 करोड़ को अगर 200 दिन में 700 रुपये के हिसाब से दूंगा, गवर्नमेंट देने लगे, तो 21,000 करोड़ रुपए इसके हो गए। नहीं, 21,000 नहीं, 21 लाख करोड़ ये हो गए, 11 लाख करोड़ वो हो गए, 21 लाख करोड़ ये हो गए, 32 लाख करोड़ हो गए आपके। फिर ये भी कहते हैं कि जो बिजली है मुझे वो माफ़ करी जाए। तो मैं मान के चलूँ अगर कि एक किसान 200 यूनिट बिजली भी पर मंथ यूज़ करता है और उसका रेट 8 रुपये के हिसाब से भी पकड़ लिया जाए, तो इसको भी बढ़ के करीब 2,88,000 करोड़ हो जाना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो मैं ये समझता हूँ कि इन सबको मिला दिया जाए तो 36 लाख करोड़ और 37 लाख करोड़ के आसपास बनता है किसानों का। अब आपकी जीडीपी है 45 लाख करोड़ की, तो देने के बाद गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? देश टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं आप लोग, मान्यवर पत्रकार लोग, जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हो ना आप लोग। ये आगे आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी, इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेंगी इसके लिए। 36 लाख करोड़ रुपए किसानों की मांग है। अगर उनकी मांगें मान ली जाएं और 45 लाख करोड़ आपकी जीडीपी है, तो ब्रूटल एनालिसिस इसकी करो ना आशुतोष जी। ब्रूटल एनालिसिस उस दिन बढ़ा रहे थे ना मेरे को कि ब्रूटल एनालिसिस होनी चाहिए, करिए इसकी ब्रूटल एनालिसिस। अब क्या है कि होता क्या है कि जो एक हेल्दी बजट होता है किसी भी देश का, हेल्दी बजट के लिए क्या होना चाहिए कि आपकी डेफिसिट का भी बजट अगर है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन डेफिसिट का बजट है, क्योंकि डेफिसिट बजट इसलिए होता है कि गवर्नमेंट को बहुत से काम करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, ये भी बनाना पड़ता, वो भी बनाना पड़ता, तो इसके लिए कहाँ से, तो बाहर से कर्ज लेती है, विभिन्न संस्थाओं से कर्ज लेती है। और ऐसा नहीं है, ये कर्ज का जाल तो हर जगह है, अमेरिका भी त्रस्त है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, जितना डेवलप्ड कंट्री उतना ज़्यादा कर्ज उसके पास है, ठीक है ना। तो इंडिया के पास भी अपना कर्ज है एक, तो 6.1% की डेफिसिट जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और यदि मांगें मान ली जाएं तो फिजिकल डेफिसिट 86% तक पहुंच जाएगा। अब इसमें है क्या? अब किसानों की भी मैं स्थिति बता दूं
कि किसान क्या है कि 4% किसान देश का ऐसा है, 4% आउट ऑफ टोटल फार्मिंग फैमिलीज़ में, जितनी भी फार्मिंग फैमिलीज़ हैं उसमें 4% सिर्फ ऐसा है जिसके पास 4 हेक्टेयर लैंड या उससे ज़्यादा लैंड है। और ये 20% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर इनकम लेता है, 4% किसान, बाकी 96% किसान निम्न दर्जे के। मैं दूसरी चीज़ ये भी कहता हूँ कि अगर हम आपको खाद सब्सिडी पे देते हैं, पानी आप तक पहुंचाते हैं, सब्सिडाइज करते हैं उसको भी, उर्वरक आपको देते हैं, पेस्टिसाइड आपको देते हैं, बीज आपको देते हैं, हर चीज़ तो सब्सिडाइज कर रखी है हमने, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो। हाँ, अब इसमें ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि टोटल जो भी किसान है इस देश का, इसमें 0.04% भी अगर इनकम टैक्स पे करने लगे तो पब्लिक एक्सचेकर के ने जो हिसाब लगाया वो करीब ये लगाया कि 50,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा। तो 50,000 करोड़ का फ़ायदा होगा, सिर्फ 50,000 करोड़, और आपकी डिमांड कितनी है? 36 लाख करोड़, मतलब 72 टाइम्स। तो फिर हर किसान जो है इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। इनकम टैक्स आप ना दो, गमले में सब्जियां उगा के साला करोड़पति आप लोग हो जाओ। कितने फ्लॉज हैं इसमें यार, ये देखो ना, गमले में सब्जियां चिदम्बरम साहब ने उगाई थी, करोड़पति हो गए उससे। चाहे वो शरद पवार का ले लो, मतलब जितने भी ये नेता हैं उन्होंने देश को तो खोखला कर रखा है। ये कानून के लूप होल्स देख के उसी को वार करते हैं। और अच्छा ये है, सम्मानित व्यक्ति हैं, लीडर्स मान रखा है, जेल भी नहीं होती सालों। खैर, तो पिछले साल एक आरटीआई दाखिल करी गई थी जिसमें 2012 में उस आरटीआई में ये बताया गया, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसको नोट करिएगा। कैग ने बताया था कि 8 लाख किसानों की आय 83 करोड़ रुपए के आसपास थी। 83 करोड़ रुपए, 8 लाख। अब आप इसको देख लीजिए, 8 लाख और 83 करोड़, भाग देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, एक चीज अभी ये तो हो गई सारी चीज़ें एमएसपी के बारे में। अब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एमएसपी देना कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है जो किसानों के हित में भी है, और किसानों को, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में ऐसे सोचना चाहिए कि अगर सपोज करिए कि होता क्या है कि किसान फसल खेत में बोता है ना, तो फसल में मौसम ख़राब हो गया, या बेवक्त पे बरसात हो गई, या बेवक्त पे बारिश नहीं हुई, तो लॉस होता है, किसान का लॉस होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो किसान ने गेहूं बोया, आज मार्केट का रेट जब उसकी फसल तैयार हुई तो 16 रुपये, कल को वो मार्केट में रेट
जब मार्केट के लोगों के पास पहुंच जाता है तो वो 22 रुपये हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को एक जैसे MRP होती है ना, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो MRP से ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऐसी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हर अनाज की तय कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और MRP से कम पे कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा। जो व्यक्ति खरीदेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो एक राहत मिल सकती है। दूसरा, किसानों की असल में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि किसानों को जो खेती कर रहे थे सन 52 में या सन 50 में, उससे इनकी आय बढ़ी नहीं है, उससे इनकी आय 21 गुनी बढ़ी है। 21 टाइम्स इनकी आय बढ़ी है। जो किसान पहले किसी चीज़ के लिए 1 रुपया कमाता था तो आज वो 21 रुपये चीज़ हो गई है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी आय जो है 86 गुना हुई है, और कहीं कहीं तो 200 गुना तक हुई है। जैसे टीचर्स हैं, जैसे अभी पे बढ़ी है, 7th कमीशन आया, ये कमीशन आया, वो कमीशन आया, तो इनकी आय इतनी बढ़ी है। तो ये जो असमानता की स्थिति होती है, इसीलिए आप देखते हो कि किसान ज़्यादातर आत्महत्या करता है। दूसरा, गवर्नमेंट को एक और चाहिए, वो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को किसानों के लिए बैंक बनानी चाहिए, और बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब कम से कम इंटरेस्ट पे उनको वो देना चाहिए, ताकि वो जो है उन लोगों के चंगल में ना फंसें जो सिर्फ जो है जिनकी हड़प नीति रहती है। यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का धन्ना सेठ, यहाँ का जितना भी आदमी है, जो भी बड़ा है, वो छोटे का शोषण तो करता है, तो उनको शोषण से बचाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कर देगी तो मुझे समझता है कि आम किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। और अगर आप देखिए तो ये भी देखिए कि कितना अनाज जो है आपका MSP पे जाता है। 6% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर आपका सिर्फ मंडी में जाता है या आपका उसमें जाता है, तो बाकी का 94% तो आपका बाहर ही जाता है ना। अब वो किसान करे क्या बेचारा? मान लो आपने रेट तो कर दिए, MSP का वादा तो कर दिया, अब MSP का वादा कर दिया आपने 22 रुपये का, अब किसान पहुंचा NFC, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ उन्होंने जो अपना अधिकारी बैठा रखा है NFC ने, वो कहता है कि नहीं, गोडाउन में जगह नहीं है, 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा, बोरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो किसान क्या झक मारेगा वहाँ? कैसे रहेगा? क्या खाएगा? क्या पिएगा? कहाँ बेचेगा? क्या करेगा? तो किसान वापस आ जाता है, वापस उसी मंडी में आ जाएगा। तो दलाल लोग उसका जो गेहूँ खरीदेंगे, वो गेहूँ खरीदेंगे, कहेंगे नहीं भाई, हम तो जो है 15 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे आपका। अब उन्होंने 15 रुपये ले लिया आपका गेहूँ, और उसी समय जो है NFC वाला पहुंच गया अधिकारी, वो कहता है कि यार तुम 15 रुपये ले रहे हो, 70 रुपये मुझे दे दो, 2 रुपये तुम कमाओ, और 70 रुपये का 22 रुपये उसने कर दिया। तो ये करप्शन भी है, एक झोल है पूरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत जो है संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, ये भी जो है दलाल हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पे दलाल सब बैठे हुए हैं, मंडियों में दलाल बैठे हुए हैं। तो किसान दलालों के जंगल में फंसा हुआ है, आम किसान। लेकिन ये नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो खाते पीते घर के हैं, ये तो मोदी को मारने की बात करते हैं, ये तो पंगा लेने की कोशिश करते हैं पुलिस से,
ये तो लाल किले पे झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, ये वो किसान हैं, ये उग्र हैं, ये सिर्फ उग्रवादता फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, देश की को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इनके चुंगल में तो नहीं आना है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये जो है एमएसपी की डिमांड या आपकी कोई और डिमांड ना ही न्यायोचित लग रही है देश के हित के लिए, और ना ही इसको लागू किया जाएगा। आप लोगों को अंदर जितनी भी एनर्जी है आप लगा लीजिए। वो क्या कहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट आप पे डंडे बरसा रही है, बरसाती रहेगी, आप लोग भागते रहेंगे, कुछ लोग भागते रहेंगे। और ये तो आईबी ने रिपोर्ट दे दी है कि इसमें क्या है, किसका रोल है, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो आईबी ने जब रिपोर्ट दे दी है तो आप तो आतंकवादी हो गए ना। तो मैं ये कहता हूँ, मैं इन किसानों के आंदोलन के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं आतंकवादियों के विरुद्ध हूँ, आतंकवादियों के आंदोलन के विरुद्ध हूँ। और यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा सुनने के लिए। अगर मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी हौसला अफजाई करिए, और ऐसे नए नए टॉपिक्स लाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। हाँ, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स ज़रूर भेजिए। कमेंट्स नहीं है तो लाइक करना, डिसलाइक करना, ये सारी चीज़ें ठीक हैं जब तक कमेंट्स ना आए। और कमेंट्स आए बिल्कुल एक्चुअल बेस पे, फैक्ट बेस पे आना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं सुधारूंगा अपने आप को और आप लोग मेरा सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।